अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा रियल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 19 है। कंटिन्यूटी हमने स्टार्ट की हुई थी, कंटिन्यूअस फंक्शंस को डिस्कस कर रहे थे हम। तो आज के लेक्चर के अंदर हम कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे कंटिन्यूअस फंक्शंस की। तो जो मैंने आपको असाइनमेंट दी है उनमें से भी हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। जी, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये कुछ जो है ना क्वेश्चंस मैंने ओल्ड पेपर्स में से चूज किए हुए हैं। उनमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। जी, ये फंक्शन हमें दिया हुआ है। तो इसमें से हमने बताना है कि कौन सा फंक्शन जो है वो एक्स की तमाम रियल वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस है। अब जैसे ये फर्स्ट अगर आप फंक्शन देखें तो ये एक रैशनल फंक्शन है और इसके अंदर ये इसका जो डिनोमिनेटर है इसको अगर हम जीरो के इक्वल रखें तो यहां से आपको दो डिसकंटिन्यूटीज मिल रही हैं। मतलब ये पॉजिटिव वन के ऊपर भी कंटिन्यूअस नहीं है और नेगेटिव वन के ऊपर भी कंटिन्यूअस नहीं है। जब आप सी वाले फंक्शन को देखें तो इसके डिनोमिनेटर में साइन एक्स है और साइन कहां पर जीरो होता है, पाई की तमाम इंटीग्रल मल्टीपल्स जो हैं ये इस फंक्शन की डिसकंटिन्यूटीज हैं। तो ये फंक्शन भी एक्स की तमाम वैल्यूज पर कंटिन्यूअस नहीं है। इसी तरह अगर आप इसको देखें वन प्लस साइन एक्स, तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो साइन एक्स इज इक्वल टू -1 होगा। तो एक तो इसकी वैल्यू 3 पाई/2 निकल आई। तो इसी तरह 7 पाई/2 भी इसकी डिसकंटिन्यूटी होगी। इसकी भी इनफाइनाइटली मैनी डिसकंटिन्यूटीज हैं। लेकिन ये जो फंक्शन है ये वाला बी पार्ट के अंदर इसका जो डिनोमिनेटर है साइन एक्स प्लस 3 इसमें लिखा हुआ है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो साइन एक्स इक्वल टू -3, तो हमारे पास कोई भी ऐसी रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती जिसको हम साइन के एंगल में यूज करें और हमें -3 मिल जाए। मतलब ऐसा कोई भी रियल नंबर हमारे पास मौजूद नहीं है। उसकी रीजन ये है कि साइन जो होता है इसकी जो आउटपुट होती है वो -1 और 1 के दरमियान में होती है। तो इसका मतलब है कि साइन यहाँ पर जो भी आउटपुट हमें देगा उसमें से मिनिमम वैल्यू में -1 मिल सकती है। तो 3 में से -1 होगा तो ये तो जीरो कभी भी नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि ये बी पार्ट वाला जो क्वेश्चन है ये एक्स की तमाम रियल वैल्यूज के ऊपर कंटिन्यूअस होगा। जी, इसी तरह का एक और सवाल है कि पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ है। इस फंक्शन को हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया था। तो इसकी ये ऑप्शंस दी हुई हैं कि ये जो फंक्शन है ये ए की किस वैल्यू के लिए ये इस इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूअस है। अब अगर आप इस फंक्शन को देखें तो ये जीरो के ऊपर ब्रेक हो रहा है। जब एक्स जीरो लेंगे तो फंक्शन की वैल्यू जो है वो आपके पास जीरो है, एक्स इज इक्वल टू जीरो के लिए। और बाकी जो फंक्शनल वैल्यू है वो आपके पास है जी एक्स रेज टू पर ए और साइन 1/x⁻b। तो ये हमने तब चूज करनी है जी जब x नॉट इक्वल टू जीरो हो। तो अब इसमें देखें इसका मतलब है जीरो के ऊपर फंक्शन जो है ना वो ब्रेक हो रहा है। तो नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी आप ये फंक्शन यूज कर रहे हैं, पॉजिटिव के लिए भी ये यूज कर रहे हैं। तो जीरो पर हम इसको चेक कर लेते हैं क्योंकि जीरो के ऊपर फंक्शन जो है ना ब्रेक हो रहा है। तो अगर इस फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू आप देखें तो जीरो पर वो तो हमें गिवन है फंक्शन के अंदर कि वो जीरो है। अब हम लिमिटिंग वैल्यू पर आ जाते हैं। तो लिमिटिंग वैल्यू में एक्स रेज टू पर ए है और साथ में साइन एक्स रेज टू पर बी है। तो ये लिमिट आपके पास तब एग्जिस्ट करेगी, ये -b आएगा। ये तब एग्जिस्ट करती है जब ये a जो है ये पॉजिटिव होगा। उस सूरत में ये आपके पास जीरो के बराबर हो जाएगी। अगर a नेगेटिव होता है तो ये भी 1/x रेज टू पर समथिंग आ जाएगा।
तो उस सूरत में ये इन्फिनिटी बन जाएगा, ठीक है ना। ये तो ऑलरेडी इसमें एक्स जो नेगेटिव है, तो ये नीचे अगर बटे में चला जाता है, तो ये तो ऑलरेडी आपके पास नॉन एग्जिस्टेंस की तरफ है, ऑसिलेटिंग नेचर रखता है। तो इसके जीरो होने की वजह से ये फिर सारा रिजल्ट ही जीरो हो जाता है। लेकिन ये जीरो तब होगा जब आपके पास ए जो है वो पॉजिटिव होगा, ए नेगेटिव ना हो। तो ये डी ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ए जब पॉजिटिव होगा तो तब ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस होगा। जी, नेक्स्ट हमारे पास एक फंक्शन है, ये भी ओल्ड पेपर्स में से 2011 के लेक्चरशिप के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये भी एक पीस वाइज फंक्शन है, और रैशनल और इरेशनल के लिए ये डिफाइन किया हुआ है। और रैशनल और इरेशनल के लिए जो डिफाइंड फंक्शंस होते हैं उनका तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आपने करना ही होगा कि फंक्शनल वैल्यू जो है ना दोनों पार्ट्स के अंदर, उनको आपने इक्वेट करके वहां से एक इक्वेशन बनानी है और उसको सॉल्व कर लेना है। तो ये ऊपर आपको x दिया हुआ है, नीचे 1 - x है। तो इस सूरत में ये x भी इस तरफ आकर ये 2x इक्वल टू 1 बन जाएगा, और x इज इक्वल टू 1/2 है। सिर्फ ये एक सिंगल रियल वैल्यू है जिसके ऊपर ये कंटिन्यूअस है, बाकी ये किसी वैल्यू के ऊपर भी कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो इस तरीके से जो भी फंक्शन आपको डिफाइन करके दिया जाएगा, कोई भी और फंक्शन आप डिफाइन कर ले, जैसे x² - 4 है, ये आपने तब यूज करना है जी जब ये रैशनल हो। और यहाँ पर सपोज ये जीरो है, और ये आपने तब यूज करना है जी जब आपके पास ये इरेशनल हो। तो ये फंक्शन कहां पर कंटिन्यूअस है? ये दो रियल वैल्यूज के ऊपर कंटिन्यूअस है और किसी के ऊपर कंटिन्यूअस नहीं है। वो दो रियल वैल्यूज कौन सी हैं? x² - 4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को आपस में आप बराबर रख लें, तो यहां से आपको दो रियल वैल्यूज मिलेंगी +-2। तो ये वाला जो फंक्शन है ये 2 पर भी कंटिन्यूअस है और -2 पर भी कंटिन्यूअस है। एक कोई और मिसाल इसमें देख लें आप, जैसे यहां पर अब साइन x ये आपको दिया हुआ है जब x रैशनल हो, और यहां पर सिर्फ x दिया हुआ है जब ये इरेशनल हो। तो इस सूरत में जब आप साइन x को x के इक्वल रखेंगे, अब इस इक्वेशन का कोई रियल सॉल्यूशन जो है वो सिर्फ सिंगल सॉल्यूशन है, दैट इज x इज इक्वल टू 0। इसके अलावा कोई भी आपको ऐसा रियल नंबर नहीं मिलेगा जिसको आप साइन के एंगल में पुट करें और आपको वही रिजल्ट आ जाए जो आप एंगल में पुट करते हैं। तो ये ऐसी इक्वेशन है जिसका वाहिद सॉल्यूशन जो है वो x इज इक्वल टू 0 है। तो ये गिवन फंक्शन जो है ये सिर्फ और सिर्फ x इज इक्वल टू 0 के ऊपर कंटिन्यूअस होगा, इसके अलावा ये कहीं पर भी कंटिन्यूअस नहीं होगा। सिमिलरली नेक्स्ट आपके पास एक फंक्शन है रूट फंक्शन। तो f इज कंटिन्यूअस ऑन r, या f इज कंटिन्यूअस ऑन नेगेटिव रे, और f इज कंटिन्यूअस ऑन पॉजिटिव रे, या फिर ये ओपन इंटरवल। अब रूट फंक्शन के लिए भी शायद मैंने आपको बताया था कि जो इसकी डोमेन होगी ना, f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 अंडर अंडर रूट x। तो इसकी जो डोमेन होगी, उस डोमेन की सारी वैल्यूज के ऊपर ये कंटिन्यूअस है। तो इस फंक्शन की जो डोमेन है वो आपके पास 0 टू पॉजिटिव इंफिनिटी है, ठीक है। तो इस सारे इंटरवल के ऊपर ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस है। नेगेटिव तो आप पुट ही नहीं कर सकते ना, यहाँ x की वैल्यूज नेगेटिव नहीं ले सकते। तो इस इंटरवल में तो नेगेटिव वैल्यूज आई हुई हैं, इसमें आपने सारी नेगेटिव वैल्यूज ली हुई हैं, r के अंदर भी नेगेटिव वैल्यूज है। तो ये सी ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो इस इंटरवल की ये इस पूरे इंटरवल के ऊपर ये कंटिन्यूअस होगा।
जी नेक्स्ट आपके पास है सीक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर कंटिन्यूटी। अ फंक्शन f फ्रॉम a टू r, एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया हुआ है फ्रॉम a टू r। ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा किसी पॉइंट c के ऊपर इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी सीक्वेंस इन a। उस सेट a के अंदर आप कोई भी सीक्वेंस तलाश कर लें जो सीक्वेंस जो है c को कन्वर्ज कर रहा हो। मतलब आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है जी सी के ऊपर। अब आपने एक ऐसा सीक्वेंस एक्स एन तलाश कर लिया, ये जो सीक्वेंस है ये किसको कन्वर्ज कर रहा हो, ये उसी पॉइंट सी को कन्वर्ज कर रहा हो जिसके ऊपर अपने कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो ऐसा सीक्वेंस आपने तलाश कर लिया जो सी को कन्वर्ज कर रहा है। अब ये जो सीक्वेंस की टर्म्स है, इसकी जो nth टर्म है वो आप फंक्शन के अंदर इनपुट करें, तो ये जो फंक्शन है ये फिर कन्वर्ज करे किसको, जो सी की फंक्शनल वैल्यू है एफ ऑफ सी को ये कन्वर्ज करे। तो तब आप कहेंगे कि ये सी के ऊपर ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस है। मतलब तरीका ये है कि सेट ए के अंदर इस सेट में आपने एक सीक्वेंस तलाश करना है एक्स एन, और उस सीक्वेंस पर कंडीशन ये है कि वो पॉइंट सी को कन्वर्ज कर रहा हो। तो फंक्शन की जो वैल्यू है, तो उसकी जो nth टर्म है वो अगर इसके अंदर इनपुट की जाए तो वो जो फंक्शन बनेगा वो f ऑफ c को कन्वर्ज कर रहा हो। मतलब सिंपल है, ये ऊपर जो आपने लिखे है ना एक्स एन कन्वर्ज c, तो फिर इसके दोनों तरफ अगर आप f अप्लाई कर देते, f एक्स एन जो है ये f ऑफ c को कन्वर्ज कर जाए, बस इतनी सारी कंडीशन है। सॉरी ये पावर में नहीं, ये एक्स एन है, यहाँ सीक्वेंस की nth टर्म है ये। जी नेक्स्ट हमारे पास है डायरिचलेट फंक्शन। तो वैसे तो पहले भी हम इसको देख चुके हैं, जो डायरिचलेट फंक्शन होता है ये कहीं भी किसी भी रियल नंबर के ऊपर इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये हमारे पास लिटरेचर के अंदर एक ऐसा फंक्शन मौजूद है जो किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं है, किसी भी रियल नंबर के ऊपर या किसी भी मतलब रैशनल और इरेशनल नंबर के ऊपर ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो ऑप्शन तो इसकी ये वाली है डी, एफ इज डिसकंटिन्यूअस एवरीवेयर। लेकिन ऊपर जो सीक्वेंशियल क्राइटेरिया है उसको समझने के वास्ते मैं ये प्रॉब्लम यहां पर सॉल्व कर रहा हूं। जी केस नंबर 1 हम ये ले लेते हैं कि ये जो डायरिचलेट फंक्शन है, पहले मैं इसको चेक करता हूं कि इसकी लिमिट किसी रैशनल नंबर के ऊपर, मतलब मैंने ये सपोज कर लिया जी ये कोई रैशनल नंबर है। हम देखना चाहते हैं कि इस फंक्शन की जो मतलब कंटिन्यूटी है वो रैशनल के ऊपर एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। तो अब तरीकाकार क्या होगा कि आपने एक सीक्वेंस तलाश कर लिया। अब जो सीक्वेंस मैंने यहां पर लिया हुआ है, ऊपर आपको ना दो सेट्स दिए हुए हैं, एक सेट रैशनल का है और एक इरेशनल का है। तो ये जो सीक्वेंस मैंने बनाया ये मैंने इरेशनल नंबर्स का बना लिया, और शर्त उस पर ये लगाई है कि वो सी को कन्वर्ज कर रहा हो। इरेशनल नंबर्स का सीक्वेंस है और सी को कन्वर्ज कर रहा है, मतलब एक्स एन जो है ये सी को कन्वर्ज कर रहा है। अब सी के ऊपर कंडीशन ये थी कि वो रैशनल है और सीक्वेंस की टर्म्स जो हैं वो इरेशनल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एफ ऑफ एक्स एन लिखेंगे, अब एक्स एन जो है वो इरेशनल नंबर्स हैं, तो इसका मतलब है कि ऊपर इरेशनल के लिए -1 आएगा। और अगर आप एफ ऑफ सी की वैल्यू निकालें तो एफ ऑफ सी जो कि रैशनल नंबर लिया हुआ है तो ये 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ एक्स एन जो है दिस सीक्वेंस कैन नॉट कन्वर्ज टू एफ ऑफ सी, क्योंकि एफ ऑफ एक्स एन -1 आया हुआ है और एफ ऑफ सी जो है +1 आया हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है ये किसी रैशनल नंबर के ऊपर कन्वर्जेंट हो, कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता। इसी तरह अब हम इसको चेक करते हैं जी इरेशनल के ऊपर। ये मैंने सपोज कर लिया है कि बी कोई इरेशनल नंबर है और एक्स एन कोई सीक्वेंस है रैशनल नंबर्स का।
ठीक है, ये रैशनल नंबर्स का हमारे पास सीक्वेंस है। तो अब अगर आप यहां पर देखें कि यहां पर मैंने b जो है वो इरेशनल लिया हुआ है और एक्स एन जो है ये रैशनल लिया हुआ है। तो इन दोनों चीजों को माइंड में रखते हुए एक्स एन के ऊपर मैंने कंडीशन लगाई है जी, वो b को कन्वर्ज कर रहा है। अब अगर मैं एफ ऑफ एक्स एन की बात करूं, एफ ऑफ एक्स एन, तो एक्स एन जो है वो सारे के सारे चूंकि रैशनल हैं तो इसका रिजल्ट 1 आएगा। और अगर मैं एफ ऑफ बी की बात करूं तो बी चूंकि इरेशनल नंबर लिया हुआ है वो -1 आएगा। तो इसका मतलब है कि एफ ऑफ एक्स एन की अगर मैं लिमिट लेता हूं तो ये तो एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसलिए इसकी लिमिट 1 ही आएगी, दैट इज नॉट इक्वल टू -1। तो यहां पर ये भी एफ ऑफ बी को जो है ना कन्वर्ज नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है इरेशनल नंबर्स के लिए भी ये ऐसा नहीं होता। अच्छा, अब इसमें आपके माइंड में, किसी के माइंड में अगर ये सवाल पैदा हो रहा हो कि रैशनल नंबर्स का सीक्वेंस इरेशनल को कैसे कन्वर्ज कर सकते हैं, तो इसकी मिसाल मैं आपको एक दे देता हूं। एक सीक्वेंस जो है वो, उसकी अगर टर्म्स जो है वो रैशनल भी हो तो उसका जो आंसर होता है वो इरेशनल भी आ सकता है, उसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होती है वो इरेशनल भी आ जाती है। मिसाल के तौर पर एक सीक्वेंस मैंने लिया हुआ है जिसकी पहली रकम जो है ना वो A1, वो मैंने इस तरह से डिफाइन की हुई है 1+1/1। और जो दूसरी टर्म है वो मैं इस तरह से लिख रहा हूं 1+1/2 इस तरह तीसरी जो टर्म है वो आपके पास है 1+1/3, और यहां पर भी 3, अप टू सो ऑन। इसकी जो nth टर्म है वो बनेगी 1+1/n और रेज टू पावर n। अब आप फर्स्ट टर्म को देखें, ये एक रैशनल नंबर है, सेकंड को देखें रैशनल है, थर्ड को देखें रैशनल है। लेकिन जब आप इसकी लिमिट निकालते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करते हैं ए एन की, तो वो तो आपके पास e आ जाता है, और e जो है ये एक इरेशनल नंबर है। तो इसका मतलब है कि जब आप रैशनल का सीक्वेंस ले रहे हैं तो वो इरेशनल को भी कन्वर्ज कर सकता है। तो ये मैंने ऊपर, ये यहां तो मैंने जस्ट सुपोजिशन ली है, लेकिन किसी के माइंड में ये सवाल पैदा हो सकता था कि रैशनल का सीक्वेंस इरेशनल को कैसे कन्वर्ज कर सकता है। तो ये हमारे पास मिसाल मौजूद है, ये सीक्वेंस हमने एफएससी के अंदर भी देखा हुआ है। जी, नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज ऑफ एफ ऑफ एक्स is equal to 1 over natural log x। वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। अगर आप नेचुरल लॉग x की बात करें तो ये हमने कल डिस्कस किया था कि ये 0 से पॉजिटिव इंफिनिटी, ये इस इंटरवल के ऊपर है जी कंटिन्यूअस। नेगेटिव के ऊपर भी कंटिन्यूअस नहीं है, 0 के ऊपर भी कंटिन्यूअस नहीं है। लेकिन अगर मैं थोड़ी सी इसकी लुक चेंज कर दूं और यूं बना लूं नेचुरल लॉग मॉड एक्स, अब ये मॉडुलस वैल्यू नेगेटिव को तो पॉजिटिव बना देगी, लेकिन जब आप एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो फिर भी ये लॉग तो अनडिफाइन होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो नेचुरल लॉग मॉड एक्स है, नेचुरल लॉग मॉड एक्स जो है ये हर जगह पर कंटिन्यूअस है सिवाय 0 के। 0 के ऊपर ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन जो है ये -इन्फिनिटी से 0 यूनियन 0 से इन्फिनिटी, ये इन तमाम नंबर्स के ऊपर मतलब r-0 के ऊपर कंटिन्यूअस है। अच्छा, फर्दर अगर हम इसको रिवर्स कर देते हैं, इसका कन्वर्स ले लेते हैं, रेसिप्रोकल इसका बना लेते हैं ऐसे। अब यहां पर हमें बटे के नीचे 0 अलाउ नहीं है, मतलब इसको 0 नहीं होना चाहिए।
इसका मतलब है कि एक तो आप x को 0 ना लें, दूसरे आप x को 1 भी ना लें, क्योंकि नेचुरल लॉग 1 0 होता है और बटे के नीचे 0 अलाउ नहीं होता। दूसरे आप x को -1 भी ना लें, क्योंकि मॉड वैल्यू ने -1 को पॉजिटिव बना देना और नेचुरल लॉग 1 जो है वो 0 आ जाना है। ठीक है, मतलब इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी -1 और मॉड वैल्यू 1 की ये +1 हो गई, -1 की, और नेचुरल लॉग 1 0 हो गया, ये तो अनडिफाइन हो गया। इसका मतलब है इन तीन वैल्यूज के ऊपर ये फंक्शन जो है ये अनडिफाइन है, इसकी वैल्यू यहां पर आप डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन के लिए देयर आर 3 डिसकंटिन्यूटीज। इस फंक्शन की टोटल जो डिसकंटिन्यूटीज है वो आपके पास 3 हो। सिमिलरली एक और इंटरेस्टिंग सा फंक्शन यहां पर आपके सामने है, ब्रैकेट फंक्शन के अंदर हाँ, जो नेचुरल लॉग 0 होता है ना ये अनडिफाइन है। 0 का नेचुरल लॉग आप डिफाइन ही नहीं कर सकते, ठीक है ना, ये अनडिफाइन होता है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर भी ये डिफाइन नहीं है। और हाँ, नेगेटिव नंबर के लॉग निकल आते हैं जब कॉम्प्लेक्स की सेंस में आप बात कर रहे हो, लेकिन 0 का लॉग आप कहीं भी डिफाइन नहीं कर सकते, ना कॉम्प्लेक्स के अंदर ना रियल के अंदर। नहीं, वो इन्फिनिटी आना एक और बात है, ये चीज डिफाइन ही नहीं है, ये यहां पर डिफाइन नहीं होगा। तो 0 को तो हम वैसे भी पहले ही एक्सक्लूड कर चुके हैं ना, तो वो इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास टोटल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज ऑफ दिस फंक्शन, इसकी आपने डिसकंटिन्यूटीज बतानी है। अब हमें ये पता है कि जो ब्रैकेट फंक्शन होता है ना ये इंटीजर्स के ऊपर डिसकंटिन्यूअस होता है, लेकिन तब सिर्फ इसके अंदर जो वेरिएबल होता है ना वो x ही होता है। तो अब यहां पर इसके अंदर तो एक फंक्शन लिखा हुआ है 3/1 प्लस एक्स स्क्र। तो इस फंक्शन में आप x को वैल्यूज देंगे तो बदले में उसकी कोई आउटपुट्स बनेगी। तो उन आउटपुट्स को देखकर हम ये फैसला करेंगे कि कहां पर ये इंटीजर आउटपुट बनती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर बेसिकली 3/1 प्लस एक्स स्क्र। हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो फंक्शन है ना ये आपको कोई इंटीजर वैल्यू कब देगा। जहां पर ये आपको इंटीजर वैल्यू देगा ना वहां पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, वहां पर ये डिसकंटिन्यूअस होगा। तो अब हम देख लेते हैं जी इसकी आउटपुट क्या बनती है, इसकी रेंज क्या बनती है। तो सबसे पहले तो हम सपोज कर लेते हैं कि x हमारे पास कोई भी रियल नंबर है। अब अगर हम x का स्क्वायर ले लेते हैं तो x का स्क्वायर नेगेटिव तो नहीं होता, 0 हो सकता है। तो इसका मतलब है कि x अगर कोई रियल नंबर है तो उसका स्क्वायर जो होगा वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। दूसरा, इसके साथ 1 ऐड अगर हम कर देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अब ये 0 भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 1 ऐड हो गया, 1 से लार्जर नंबर होंगे ये। एक्स स्क्वायर का स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 थी, लेकिन 1 ऐड हो जाने के बाद उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 बन जाएगी। अब अगर हम इसको रिवर्स कर देते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि इसका जो उलट है फिर वो इन्फिनिटी को उल्टा करने से वो बन जाएगा 0, और 1 को अगर उल्टा करते हैं तो वो जस्ट आपके पास 1 ही आएगा। अच्छा, दूसरा फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 3, तो अगर हम 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर दें तो अब इसकी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो तो 0 रहेगी, लार्जेस्ट वैल्यू इसकी जो है वो 3 हो जाएगी। लो जी, इस फंक्शन की जो रेंज है या इसकी आउटपुट है वो आपके पास 0 3, ये सेमी ओपन इंटरवल आ गया।
तो अब आप देखें कि इस इंटरवल के अंदर कहां पर इंटीजर है। अच्छा, 0 पर है लेकिन 0 इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। 1 इस इंटरवल के अंदर है, 1 इंक्लूडेड है। 2 इस इंटरवल में है, 2 भी इंक्लूडेड है। 3 इस इंटरवल के अंदर है, वो भी इंक्लूडेड है। इसका मतलब है कि ये जो आपने फंक्शन लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, इसकी जो जितनी भी आउटपुट्स हैं, उन तमाम आउटपुट्स के अंदर आपको 3 इंटीजर्स मिल रहे हैं। 3 इंटीजर्स मिल रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि x की किस वैल्यू के ऊपर 1 मिलेगा आपको, x की किस वैल्यू के ऊपर 2 मिलेगा उसकी आउटपुट, और x की कौन सी वैल्यू पर आप पुट करें तो आपको रिजल्ट जो है वो 3 मिल जाएगा। बस वो वाली जो x की कीमतें होंगी वो इस फंक्शन की डिसकंटिन्यूटीज होंगी। तो ये हम वेरीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जी 1 को, मतलब इस फंक्शन ने आपको क्या देना है जी, आउटपुट देनी है 1। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, ये बन जाएगी 1 + x² इज इक्वल टू 3 और x² इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू ±√2। लो जी, इस फंक्शन के अंदर जब आप x पुट करेंगे ना √2, तो वो स्क्वायर रूट और 2 वो कट जाएंगे और ये बन जाएगा 2 + 1 3 हो जाएगा। 3 3 से कट जाएगा तो आपको रिजल्ट जो है वो 1 मिलेगा। इस तरफ -√2 पुट करेंगे तो भी आपको, तो x की ये 2 वैल्यूज हैं जहां पर आपको इंटीजर वैल्यू 1 मिलेगी। सिमिलरली आपको इस फंक्शन की आउटपुट के अंदर 2 कब मिलेगा, तो इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 + 2x², तो यहां से 2x² बन जाएगा इक्वल टू 1 और x² आ जाएगा जी 1/√2 और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ±1/√2। तो इस फंक्शन के अंदर जब आप 1/2 पुट करेंगे, 1/√2, तो भी आपको इंटीजर वैल्यू 2 मिलनी है। इसको आप चेक कर सकते हैं, इसको वेरीफाई कर लीजिएगा इसमें 1/√2 पुट करके, तो तब भी आपको इंटीजर वैल्यू मिलनी है। इसी तरह तीसरा आपके पास है जी 3/1 + x²। तीसरी आउटपुट हमें 3 कब मिलेगी, तो 3 से कट गया ये और ये बन जाएगा 1 + x², 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 आएगा और x² इक्वल टू 0 आ जाएगा और x आपके पास 0 आ जाएगा। तो x की वैल्यू इस फंक्शन में जब 0 रखेंगे तो 3 बच जाएगा ऊपर, तो इसकी आउटपुट 3 होगी अगर हम x 0 रखेंगे। तो अब चेक करें इस फंक्शन की जो डिसकंटिन्यूटीज हैं वो आपके पास टोटल 5 हो चुकी हैं, ±√2 ±1/√2 और x इज इक्वल टू 0। तो ये जो आपके पास सी ऑप्शन है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। देयर आर 5 डिसकंटिन्यूटीज ऑफ दिस फंक्शन। तो ये मैंने जनरली आपको 2 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। इस तरीके से कोई भी फंक्शन आपको दिया हुआ हो तो आप उसकी डिसकंटिन्यूटीज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, अगर सिग्नम फंक्शन आ जाता है जी आपके पास f(x) इज इक्वल टू यहां पर सिग्नम ऑफ, जैसे यही फंक्शन आ जाता है जी या कुछ और कर ले, क्योंकि इस पर तो 0 नहीं होगा, किसी भी x की वैल्यू पर ये 0 नहीं होगा। सिग्नम फंक्शन का जो कंटिन्यूटी होती है 0 पर एग्जिस्ट नहीं करती। तो सपोज यहां पर आपके पास 3 - x है, ऐसे कर लें। दोबारा मैं कर देता हूं, सिग्नम वाले फंक्शन की डिसकंटिन्यूटीज को आपने अगर चेक करना हो, सपोज कर ले जैसे x² -4 है, थोड़ा सा और टिपिकल बना दिया। अब आपने करना ये है कि आपने ये देखना है कि ये फंक्शन किस किस जगह के ऊपर आपको 0 आउटपुट देता है। जहां पर ये फंक्शन आपको 0 आउटपुट देगा वहां पर सिग्नम फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। जैसे मिसाल के तौर पर इस फंक्शन के अंदर आप इसको 0 पुट कर देते हैं तो x इज इक्वल टू ±2 आ जाएगा।
तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन की दो डिसकंटिन्यूटीज है, ये 2 पर भी कंटिन्यूअस नहीं है और -2 पर भी कंटिन्यूअस नहीं है, इसके अलावा ये हर जगह पर कंटिन्यूअस होगा। तो इस तरह आप किसी भी फंक्शन के लिए चेक कर सकते हैं, जैसे आपके पास सिग्नम और यहाँ पर साइन एक्स दिया हुआ है, बताओ इस फंक्शन की डिसकंटिन्यूटीज कौन कौन सी हैं। तो आपने भाई ये फंक्शन जीरो पुट करने और इसके सारे जीरोस फाइंड आउट कर लेने हैं। अब इसके सारे जीरोस जो है वो n पाई हैं, पाई के इंटीग्रल मल्टीपल्स। तो इस फंक्शन f ऑफ x की डिसकंटिन्यूटीज में वो ये वाली निकल आएंगी। तो इसी तरीके से आप किसी भी फंक्शन को आप चेक कर सकते हैं। एक ये आपको मैंने क्वेश्चन दिया था बार्टल की बुक से, ये असाइनमेंट के तौर पर मैंने दिया हुआ है, तो आप लोगों की बाज जो असाइनमेंट्स होती है सॉल्व नहीं होती, तो इसको आप देख लें, ये मैं सॉल्व करवा देता हूँ। सबसे पहले आपको एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है जी, इंटीजर फंक्शन। अब ये जो इंटीजर फंक्शन है ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये आर माइनस जी के ऊपर कंटिन्यूअस है, मतलब इंटीजर वैल्यूज के ऊपर ये डिसकंटिन्यूअस होता है। सिमिलरली अगर आप जी ऑफ एक्स को चेक कर लें, तो जी ऑफ एक्स में यहां पर अब एक्स दिया हुआ है और यहां पर इंटीजर वैल्यूज दी हुई है। तो उसी तरह ये भी आपके पास आर माइनस जी के ऊपर कंटिन्यूअस होगा। जैसे किसी भी इंटीजर वैल्यू के ऊपर आप इसकी कंटिन्यूटी चेक करें, मिसाल के तौर पर आप इसको चेक करना चाहते हैं जी 2 के ऊपर, और 2 जो है ये इंटीजर है। तो सबसे पहले तो आप करेंगे जी इसको एक्चुअल वैल्यू इसकी निकालेंगे जी ऑफ 2। तो 2 और यहां पर भी 2, इंटीजर वैल्यू का ये ब्रैकेट फंक्शन 2 ही होता है, तो ये 4 आ जाएगा। लेकिन जब आप निकालेंगे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट्स, जैसे लिमिट्स x अप्रोचेस टू 2 g ऑफ x, ये हम लेफ्ट लिमिट्स फाइंड आउट कर रहे हैं। तो लेफ्ट लिमिट ये हमने कैलकुलेट करनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या पुट करेंगे जी, 2 माइनस एच, 2 से स्मॉलर कोई वैल्यू हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो इसीलिए उस सूरत में ये जो लिमिट है ये बन जाएगी लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और g ऑफ x, और यहाँ पर अब x की जगह आ जाएगा 2 माइनस एच, और यहाँ पर भी आपके पास ब्रैकेट के अंदर भी 2 माइनस एच। अब ये चूंकि 2 से स्मॉलर नंबर बन चुका है, 2 में से h माइनस करेंगे 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, जो मिसाल दे रहा हूं, तो उसका ब्रैकेट फंक्शन 1 ही होगा। तो बाकी आपके पास बच जाएगा जी 2 माइनस एच, तो उसमें आप लिमिट पुट कर देंगे तो जस्ट आपके पास 2 आ जाएगा। ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकली है। इसी तरह राइट हैंड लिमिट देखेंगे तो वो आई थिंक 4 ही आएगी। तो लेकिन ये लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करती क्योंकि लेफ्ट और राइट लिमिट बराबर नहीं है। तो इसी तरह आप इसको किसी भी इंटीजर के ऊपर चेक कर लेंगे तो ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। जीरो पर अगर आप इसको देखें तो जीरो के ऊपर शायद ये जीरो है, और लेफ्ट हैंड लिमिट में आप क्या करेंगे जी, लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 माइनस एच पुट करेंगे एक्स को, तो उस सूरत में h 0 को अप्रोच कर जाएगा और x की जगह आप 0 माइनस एच लिखेंगे, ब्रैकेट फंक्शन के अंदर भी 0 माइनस एच आ जाएगा। तो अब यहां पर आप देखें कि ये लिमिट h अप्रोचेस टू 0 है, ये माइनस एच है, और ये आपके पास -1 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। राइट हैंड लिमिट के लिए आप 0 प्लस एच पुट करते हैं, तो उस सूरत में ये बन जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये 0 प्लस एच होगा, और यहाँ पर ब्रैकेट फंक्शन के अंदर भी h आ जाएगा। अब एच एक पॉजिटिव स्मॉल नंबर है तो इसका रिजल्ट जो है ये 0 आ जाते हैं। हाँ ये 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर गई राइट हैंड। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन जो है ना ये सारे इंटीजर्स पर कंटिन्यूअस नहीं है, 0 पर ये कंटिन्यूअस है। तो ये ऐसे हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। इसकी जो डिसकंटिन्यूटीज है वो +-1 है, +-2 है, 0 पर ये कंटिन्यूअस है। मतलब सिर्फ एक सिंगल इंटीजर आपके पास जो 0 है उसके ऊपर ये कंटिन्यूअस है।
तो ये जो है, ये तो इसकी डिसकंटिन्यूटीज जो है वो x बिलोंगिंग टू z है। इस फंक्शन की जो डिसकंटिन्यूटीज है वो आपके पास है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, सॉरी नॉन जीरो इंटीजर्स, ये इसकी डिसकंटिन्यूटीज है। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास साइन एक्स है, तो एच ऑफ एक्स और आगे आपके पास ब्रैकेट फंक्शन के अंदर साइन एक्स लिखा हुआ है। अब ये कहां पर कंटिन्यूअस होगा और कहां पर नहीं होगा? जहां पर साइन साइन एक्स की आउटपुट इंटीजर होगी, साइन एक्स की आउटपुट इंटीजर होगी, वहां पर ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। अब साइन एक्स की आउटपुट में आपको 3 इंटीजर्स मिलते हैं, -1 मिल सकता है, 0 मिल सकता है और 1 मिल सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप साइन एक्स को 0 लेते हैं तो फिर x जो होगा वो n पाई आ जाएगा। तो ये सारी डिसकंटिन्यूटीज हैं। अगर आप साइन एक्स को 1 लेते हैं तो उस सूरत में इसका जो बेसिक एंगल है वो π/2 होता है, उसमें आप 2n पाई ऐड कर देंगे तो ये सारी इसकी डिसकंटिन्यूटीज हैं। इसी तरह आप -1 के सॉल्यूशन भी निकाल लें तो ये सारी इसकी डिसकंटिन्यूटीज होंगी। सिमिलरली इसको भी देख लें हम लगे हाथों, k ऑफ x जो है फंक्शन, ये 1/x है। तो ये भाई कब x की किन वैल्यूज के ऊपर ये डिसकंटिन्यूस होगा? जहां पर 1/x जो है वो इंटीजर देगा। तो ये कहां पर इंटीजर देगा? ये x की कीमत अगर आप +-1 लेंगे वहां पर ये इंटीजर होगा। और अगर आप x की जगह +-1/2 पुट कर देते हैं, 1/2 पुट करेंगे रिवर्स होकर 2 बन जाएगा। इसी तरह +-1/3, तो ये सारी इसकी डिसकंटिन्यूटीज है इस फंक्शन की। मतलब इसका जो सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज है वो आपके पास ये बन चुके हैं। जी सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखें, ये